देवरानी के लिए पूरे ससुराल से लड़ने वाली जेठानी। एक बहुत बड़े आलीशान घर के हॉल में सुधा आराम से सोफे पर बैठकर अपना फोन चला रही थी। उसके आसपास उसका पूरा परिवार खड़ा था। भाभी, ये लीजिए फ्रेश जूस, मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। हाँ बेबी, पी लो। तुम आज घर के काम से कितना थक गई होगी ना। अरे मेरी बच्ची, ये तो हमारे घर की लक्ष्मी है। इसके कदम इस घर में क्या पड़े, हमारे तो दिन ही बदल गए। थैंक्स श्रुति, रख दो टेबल पर, मैं पी लूंगी। वो बहू, मैं क्या कह रहा था कि इस महीने मार्केट में थोड़ा मंदी चल रही है। घर में भी पैसों की थोड़ी शॉर्टेज हो गई है। हाँ बहू, वो तेरे मायके से हर महीने जो स्पेशल बॉक्स आता है ना, उसे आए हुए बहुत टाइम हो गया है। अब तू अपने पापा को बोलकर वो बॉक्स जल्दी मंगा लेती तो बड़ा अच्छा होता। ओह, वो बॉक्स? हाँ माँ जी, आ जाएगा, मैंने बोल दिया है। अगले दिन दोपहर सुमित्रा देवी अपनी कुछ सहेलियों के साथ हॉल में बैठी थी, तभी सुधा वहाँ आती है। अरे आओ आओ मेरी प्यारी बहू, बैठो बैठो। अरे सीमा जी, ये मेरी बड़ी बहू है सुधा। इतनी संस्कारी है कि क्या बताऊं, और इसके मायके वाले तो इतने अमीर है कि बस पूछो मत। अरे सुमित्रा जी, बहू की तारीफें ही करती रहेंगी या कुछ खाने को भी देंगी? सॉरी आंटी जी, मैं अभी आप लोगों के लिए चाय नाश्ता ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं मेरी बच्ची, तू क्यों परेशान हो रही है? तू तो इनके साथ बैठकर बातें कर, मैं जाकर सबके लिए नाश्ता लाती हूँ। सुमित्रा देवी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह सुधा सोफे पर बैठी थी। सुधा की हल्की सी तबीयत खराब थी। भाभी, आप ठीक तो हो ना? मैंने सबसे महंगे डॉक्टर को कॉल कर दिया है, वो रास्ते में ही होगा। तभी वहाँ सुमित्रा देवी काढ़ा लेकर आती हैं। ले बहू, ये पी ले, इसे पीकर तू ठीक हो जाएगी। अरे गाइस प्लीज रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा वेदर चेंज होने की वजह से हल्का सा सिर दर्द है। आप लोग इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? मुझे अच्छे से पता है ये सब इन लोगों के ड्रामा चल रहे हैं। मेरी परवाह नहीं है, मेरे बाप के पैसों की परवाह है। ड्रामेबाज कहीं के। ऐसे कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। सुमित्रा देवी, प्रताप सिंह, श्रुति, आलोक और बाकी दोनों बेटे अभिषेक और सतीश सब एक ही कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है उसकी जी हुजूरी करते करते। अगर इसके बाप के घर से हर महीने पैसों का बॉक्स नहीं आता ना, तो कसम से मैं इसे सूखी रोटी भी नहीं खाने देती इस घर में। अरे मैंने तो आलोक की शादी इससे इसलिए करवाई थी क्योंकि ये पैसे वाली है, लेकिन मुझे क्या पता था कि इसके घर वाले खतरनाक निकलेंगे। अगर बहू से कुछ थोड़ा भी कह दो तो झट से अपने बाप को फोन कर देती है और वो तुरंत पुलिस और वकीलों की धमकियां देना शुरू कर देता है। हाँ पापा जी, आप सही कह रहे हो, लेकिन सहना पड़ता है ना। फायदा भी तो हमारे ही होता है, हर महीने पैसे आ जाते हैं, तभी मैं एकदम बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड ड्रेसेस ले लेती हूँ। अरे हाँ बाबूजी, हम भी मस्त वीकेंड पर क्लब में पार्टियां कर लेते हैं। भाभी की थोड़ी बहुत झूठी केयर कर लो तो फायदा बहुत तगड़ा होता है। ऐसी सभी घर वाले बात करते रहते हैं। अगले दिन शहर के एक बड़े मंदिर की सीढ़ियों पर अभिषेक और सतीश, दो बहुत ही सीधी सादी और सिंपल कपड़ों वाली लड़कियां, निहारिका और राधिका के साथ बैठे थे। देखो निहारिका, हम उन लड़कों में से नहीं है जो अमीर और गरीब में फर्क करते हैं। हाँ, हम लोग बहुत पैसे वाले हैं, हमारा बड़ा बिजनेस है, लेकिन हमें इन सब चीजों का कोई घमंड नहीं है। मुझे तो बस तुमसे प्यार है। लेकिन अभिषेक जी, हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप लोग इतने बड़े खानदान से हो, आपकी फैमिली और लोग क्या कहेंगे? हमें लोगों की कोई फिक्र नहीं है राधिका, हम तो बस तुम दोनों से प्यार करते हैं। हमें पता है कि बचपन में तुम्हारे पिता गुजर गए थे, तुमने कैसे अपनी लाइफ अकेले सरवाइव की होगी, ये हम सब समझ सकते हैं। कुछ समय बीत जाता है और शाम हो जाती है। सतीश और अभिषेक ने सुमित्रा देवी और प्रताप सिंह, उन दोनों लड़कियों के बारे में सब कुछ बता दिया था। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? दिमाग तो खराब नहीं हो गया है तुम्हारा? मैंने तो सोचा था कि तुम दोनों की शादी किसी हाई क्लास शहर की लड़कियों से करवाऊंगी जो मोटा दहेज लेकर आएगी, और तुम दोनों मुझे सड़क छाप गरीबों से शादी करने की बात कह रहे हो। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। अरे माँ जी, पूरी बात तो सुन लीजिए। वो दोनों लड़कियां गरीब जरूर हैं, अनाथ भी हैं, लेकिन उनके पिता उनके नाम पर गांव में बहुत सारी जमीन छोड़कर मरे हैं। और सबसे बड़ी बात बाबूजी, हमें सीक्रेटली पता चला है कि कुछ ही महीनों में उस गांव से एक बहुत बड़ा हाईवे निकलने वाला है। तो सोचो, हाईवे निकलने से उस बंजर जमीन की कीमत कितनी हो जाएगी। हम बस उनसे महान बनकर शादी कर लेंगे। वो दोनों बहुत भोली हैं, आसानी से जमीन के पेपर्स पर साइन कर देंगे और वो करोड़ों की प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। क्या बात कर रहा है? करोड़ों की जमीन? अरे वाह मेरे शेरों, तुमने तो आज साबित कर दिया कि तुम दोनों मेरे ही बच्चे हो। खून का असर तो होता ही है। कमरे के बाहर गेट के पास सुधा खड़ी थी और उसने ये सब कुछ सुन लिया था। अच्छा, तो ये है इनका असली गेम।
इन लालची भेड़ियों ने शादी के नाम पर मुझे लूटकर मेरी लाइफ तो पहले ही बर्बाद कर दी है, लेकिन अब मैं और 2 मासूम लड़कियों की लाइफ को इस नर्क में बर्बाद नहीं होने दूंगी। सुधा तुरंत अपने कमरे में जाती है और अपने फोन से अपनी एक सहेली को कॉल लगाती है। हेलो रिया, मुझे तुमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट फेवर चाहिए। 2 लड़कियां हैं, निहारिका और राधिका। मुझे उनके बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनका गांव, उनका एड्रेस, बैकग्राउंड, सब कुछ। अगले दिन सुधा एक गांव में पहुंचती है जो कि निहारिका और राधिका का गांव था। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठी थी। सुधा उनके पास जाती है। निहारिका और राधिका, देखो मैं जानती हूँ तुम दोनों बहुत पढ़ी लिखी और समझदार हो, लेकिन तुम जिन लड़कों से शादी करने जा रही हो ना, वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। वो बहुत बड़ी फ्रॉड है। एक्सक्यूज मी, आप है कौन और हमारे होने वाले हस्बैंड के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हमें पता है अभिषेक और सतीश कितने अच्छे हैं। प्लीज आप यहाँ से जाइए, हमें आपकी बातें नहीं सुननी। झूठी बात नहीं है निहारिका, मैं उसी घर की बड़ी बहू सुधा हूँ। मैं उन भेड़ियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ओह, तो आप है वो बड़ी बहू। बहुत सुना है आपके बारे में। हमें पता है आप हमारा रिश्ता तोड़वाने आई है। अभिषेक जी ने पहले ही बता दिया था कि उनकी भाभी यानी आप कितनी बेकार है और घर तोड़ना चाहती है। एग्जैक्टली, हम आपकी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। अरे बेवकूफ लड़कियों, मेरी बात तो सुनो। तभी अभिषेक और सतीश वहां आ जाते हैं। भाभी आप यहाँ भी आ गई? प्लीज यार, आप हमारे पीछे क्यों पड़ गई हैं? आप हमारा रिश्ता क्यों तोड़वाना चाहती हैं? और आप ये सब झूठ क्यों बोल रही हैं? इन दोनों को अच्छे से पता है कि हम दोनों इनसे कितना सच्चा प्यार करते हैं। हमने तो कभी इनसे इनकी जमीन या प्रॉपर्टी के बारे में पूछा तक नहीं है। आप चाहो तो खुद पूछ लो। वाह, क्या ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस है तुम दोनों की। ठीक है, तुम लोगों को जो करना है करो। सुधा गुस्से में वहां से चली जाती है। चलो अच्छा हुआ ये डायन यहाँ से गई। अब हम दोनों भी चलते हैं, हम दोनों लेट हो रहे हैं। निहारिका और राधिका वहां से चली जाती हैं। शुक्र है उस दिन हमने भाभी को दरवाजे के पीछे छुपकर हमारी बातें सुनते हुए देख लिया था। अगर भाभी को देखा नहीं होता तो आज सबके किराए पर पानी फिर गया होता। कुछ दिनों बाद अभिषेक और सतीश की शादी निहारिका और राधिका से हो जाती है। आओ मेरी बच्चियों, आज से ये घर तुम्हारा है। तुम्हें यहाँ कोई रोक टोक नहीं होगी। आराम से रहना, जो दिल करे वो करना। सुधा दूर खड़े होकर ये सब देख रही थी। जो चाहो वो करो। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये सब सिर्फ उन करोड़ों की जमीन के पेपर्स पर साइन करवाने का ड्रामा चल रहा है। रात का समय हो जाता है। निहारिका और राधिका अपने कमरे में बैठी थी। दीदी, तुमने नोटिस किया जब सब लोग हमारा वेलकम कर रहे थे तब वो जेठानी जी कोने में खड़ी होकर हमें कैसे अजीब सी नजरों से घूर रही थी? हाँ राधिका, मैंने देखा था। वो औरत सच में बहुत ज्यादा बेकार है। हमें उनसे एकदम दूर रहना है और ज्यादा बात नहीं करनी है। हाँ। अगले दिन सुबह निहारिका और राधिका किचन में अपनी रसोई बना रही थी। आउच! कढ़ाई का तेल ज्यादा गर्म होने की वजह से तेल के कुछ छींटे राधिका के हाथ पर आ जाते हैं। तभी सुधा किचन में आती है। अरे राधिका, दिखाओ मुझे, बहुत तेज लगा है क्या? इट्स ओके जेठानी जी, मैं ठीक हूँ। मुझे किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। चलो दीदी, खाना सर्व करते हैं। दोनों सुधा को इग्नोर करके बाहर चली जाती हैं और सभी को खाना सर्व करती हैं। वाह, क्या हलवा बनाया है यार, मजा आ गया। सच में बहुओं, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। कुछ समय बीत जाता है। दोपहर का समय था। निहारिका और राधिका अपनी मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार हो रही थी। तभी सुधा उनके कमरे में आती है। निहारिका, ये वाली साड़ी मत पहनो, ये ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। थैंक्स फॉर द एडवाइस जेठानी जी, पर हमें पता है हमें कैसे तैयार होना है। निहारिका और राधिका सुधा को इग्नोर करके वहां से चली जाती हैं और हॉल में आ जाती हैं। बहुत प्यारी बहुएं हैं तुम्हारे घर सुमित्रा जी। और सुनो राधिका, तुम्हारी जेठानी सुधा सच में बहुत अच्छी है। मैंने उसे कई बार देखा है। वो हमेशा दूसरों की मदद करती है। तुम लोग लकी हो जो ऐसी जेठानी मिली। ये सब औरतें पक्का झूठ बोल रही है। हो सकता है कि जेठानी जी के अमीर होने की वजह से ये सब उनसे डरती हो, इसीलिए मक्खन लगा रही है। वो अच्छी तो बिल्कुल नहीं है। ऐसी कुछ समय बीत जाता है। एक दिन की बात है। निहारिका और राधिका अपने कमरे में थे। तभी सुमित्रा देवी, प्रताप सिंह, अभिषेक और सतीश कमरे में आते हैं। अभिषेक के हाथ में कुछ पेपर्स हैं। देखो बहुओं, अब तुम इस घर की इज्जत हो। इस घर में आ गई हो तो अब जो तुम्हारी गांव में वो पुरानी बंजर जमीन पड़ी है उसकी देखभाल कौन करेगा? हाँ, तो मॉम डैड कह रहे थे कि ऐसा करो, ये जो तुम्हारी जमीन है ना वो डैड के नाम पर कर दो, तो डैड आराम से उसकी देखरेख कर लिया करेंगे। नहीं, हम अपनी जमीन कभी किसी के नाम नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि पापा का सपना था कि उस जमीन पर गांव के गरीब बच्चों के लिए स्कूल और हॉस्पिटल बने। हमारे गांव में ये सब नहीं है। जब हम पैसे इकट्ठा कर लेंगे तब वहाँ ये सब खुद बनवाएंगे। अच्छा, अब तुम 2 कौड़ी की लड़कियाँ हमसे जुबान लड़ाओगी? भूलो मत, अब तुम इस घर की बहू हो। और दहेज में दिया ही क्या था तुमने? एक फूटी कौड़ी भी नहीं, खाली हाथ आई हो। साइन कर दो पेपर पर, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी सुधा वहाँ आ जाती है। क्या हो रहा है यहाँ? अरे कुछ नहीं बहू,
वो हम तो बस इन नई बहुओं से नॉर्मली बात करने आए थे। हाँ भाभी, जस्ट कैजुअल टॉक। चलो डैड, हमें चलना चाहिए। सुमित्रा देवी, प्रताप सिंह और अभिषेक और सतीश वहाँ से चले जाते हैं। देखा तुम दोनों ने, मैंने पहले कहा था ये लोग बहुत लालची और गिरे हुए हैं, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखना जमीन के पेपर्स पर साइन के लिए ये तुम दोनों को कितना टॉर्चर और परेशान करेंगे। हमें बहुत डर लग रहा है जेठानी जी। डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों पढ़ी लिखी और स्ट्रॉन्ग लड़कियां हो, बस डट कर खड़े रहना और इनका सामना करना। मैं हूँ ना यहाँ। सुधा ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। रात के 3 बज रहे थे। सुमित्रा देवी पानी की बाल्टी लेकर निहारिका और राधिका के कमरे में आती हैं और उन पर पानी डाल देती हैं। उठो महारानियों, बहुत हो गया तुम्हारा आराम। जब तक तुम उस करोड़ों की प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे नाम नहीं करोगी, मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। उठो और घर के काम करो। माँ जी क्या कर रही हैं आप? अभी तो रात के 3 बज रहे हैं। अभी से हम क्या काम करेंगे? और घर में इतना काम है भी नहीं। जुबान लड़ाती है। 3 बजे है तो क्या हुआ? तुम दोनों मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो इस घर में। जाओ काम करो। निहारिका और राधिका बाहर जाकर काम करने लगती हैं और काम करते करते उन्हें 5 बज जाते हैं। तभी सुधा वहाँ आती है। व्हाट इज दिस? सुबह के 5 बजे ये सब किसने कहा तुम दोनों को करने को? जेठानी जी, वो माँ जी ने बोला था। उन्होंने हमें 3 बजे उठाया था घर के काम करने के लिए। अच्छा, उन्होंने बोला और तुमने मान लिया? अब जाओ और जाकर अपने कमरे में सो जाओ। तभी सुमित्रा देवी अपने कमरे से बाहर आती है। अरे तो इन्हें क्यों वापस भेज रही है? मैंने इन्हें काम करने को बोला है, ये काम करेंगी। माँ जी, इन्होंने अपना काम कर लिया है, अब इन्हें सोने दीजिए। बेचारी रात के 3 बजे से काम कर रही हैं, और अगर आपको ज्यादा ही साफ सफाई का शौक चढ़ा है तो आप खुद कर लीजिए। अरे नहीं नहीं बहू, मैं तो बस कह रही थी कि बस अब आप भी जाकर सो जाइए। हाँ ठीक है, अब सो जाओ जाकर, लेकिन 9 बजे तक सबके लिए फ्रेश नाश्ता टेबल पर रेडी होना चाहिए। सुमित्रा देवी बड़बड़ाते हुए चली जाती हैं। दोपहर का समय हो जाता है। निहारिका और राधिका तैयार होकर बाहर जा रही थी। तभी सुमित्रा देवी उनका रास्ता रोक लेती हैं। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम दोनों सज धज कर? माँ जी, हम थोड़ा मार्केट जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। हमारे पुराने कपड़े काफी खराब हो गए हैं, तो कुछ कपड़े और कुछ सामान खरीदना है। शॉपिंग? और पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? जो ये तुम पैसे खर्च करने जा रही हो ना, ये मेरे बेटों की मेहनत के पैसे हैं, तुम्हारे बाप के नहीं। चुपचाप अंदर जाओ, तुम दोनों कहीं बाहर नहीं जाओगी। तभी सुधा एकदम तैयार होकर वहाँ आती है। सासू माँ, ये दोनों मेरे साथ मार्केट जा रही हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। अरे बहू, ये दोनों फालतू में मेरे बेटे के पैसे बर्बाद कर रही है। अगर तेरे को जाना है तो तू अकेले जाना। पैसे आपके बेटे के नहीं खर्च होंगे, पैसे मैं खर्च करूंगी इन दोनों पर। सुधा ये बोलकर निहारिका और राधिका के साथ वहाँ से चली जाती है। रात को तीनों शॉपिंग करके लौटती हैं। निहारिका और राधिका एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। शायद हमें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई थी। जेठानी जी तो सच में बहुत अच्छी है। उन्होंने आज हमारे लिए कितने अच्छे कपड़े खरीदे। हाँ राधिका, तू सही कह रही है। हम तो उन्हें यूं ही गलत समझ रहे थे, और जिनको हम अच्छा समझ रहे थे, असल में वो लोग कितने खतरनाक और लालची है। कुछ समय बीत जाता है। निहारिका और राधिका नीचे डिनर करने आती हैं। आज से तुम दोनों ही सड़ा हुआ और बासी खाना ही खाओगी। जब तक पेपर्स पर साइन नहीं करोगी, अच्छा खाना नहीं मिलेगा। तभी अभिषेक और सतीश वहाँ आ जाते हैं। अभिषेक जी, देखिए ना माँ जी हमारे साथ क्या कर रही है। ओ प्लीज निहारिका, ड्रामा बंद करो। मॉम जो कह रही है ना, वो एकदम सही कह रही है। अगर तुम उस दिन प्यार से पेपर्स पर साइन कर देती तो तुम्हारे साथ ये सब टॉर्चर नहीं होता। अभिषेक और सतीश वहाँ से चले जाते हैं। निहारिका और राधिका वो खराब खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठने वाली होती हैं कि तभी चेयर पर नहीं, तुम दोनों की औकात जमीन पर बैठने की है। जमीन पर बैठकर खाओ। सुमित्रा देवी ये बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। निहारिका और राधिका जमीन पर बैठकर वो बेकार खाना खाने वाली होती हैं कि तभी सुधा वहाँ आ जाती है। ये क्या कूड़ा खा रही हो तुम दोनों? जेठानी जी, घर का सारा अच्छा खाना खत्म हो गया है और सासू माँ ने हमें यही दिया है खाने को। खाना खत्म हो गया है तो क्या हुआ, हम ऑर्डर कर लेंगे, या फिर मैं खुद तुम दोनों के लिए कुछ फ्रेश बना दूंगी। सुधा जल्दी से निहारिका और राधिका के लिए खाना तैयार करती है। जेठानी जी, आई एम सो सॉरी। हम आपको बहुत गलत समझते थे, लेकिन आप तो ना बहुत ज्यादा अच्छी हो। तभी सुमित्रा देवी किचन में आ जाती है। ये क्या कर रही है तू? मैंने इन्हें वो बासी खाने को दिया था, मैं इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं, और तूने इनके लिए अच्छा खाना बना लिया। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? माँ जी, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, मुझे पता है। अगर नेक्स्ट टाइम आपने इन्हें ऐसा खाना दिया ना, तो कसम से मैं पूरे घर का राशन पानी बंद कर दूंगी। सुमित्रा देवी और सुधा के बीच झगड़ा होने लगता है। तभी श्रुति वहाँ आती है और सुमित्रा देवी को साइड में ले जाती है। माँ प्लीज शांत हो जाइए, ज्यादा बहस मत कीजिए। अभी भाभी को गुस्सा आ गया और उन्होंने पैसों वाला बॉक्स मंगवाना बंद कर दिया, तो फिर हम क्या करेंगे?
पैसों का नाम सुनते ही सुमित्रा देवी की बोलती बंद हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह का समय था। सुमित्रा देवी और प्रताप सिंह हॉल में बैठे थे, तभी निहारिका और राधिका उनके लिए चाय लेकर आती है। अरे ये क्या हो गया? आउच! माँ जी, ये आपने क्या किया? मेरा हाथ जल गया। माँ जी, आपको दिख नहीं रहा था क्या? ओहो, सॉरी सॉरी बहू, वो गलती से हाथ लग गया। ऐसा करो, जाओ जाकर ठंडे पानी से धो लो, सही हो जाएगा। अगर उस दिन चुपचाप पेपर्स पर साइन कर देती तो तेरे साथ ये सब नहीं होता। निहारिका राधिका वहां से चली जाती है। सुधा ये सब देख रही थी। वो जल्दी से दूसरी चाय लेकर सुमित्रा देवी और प्रताप सिंह के पास आती है और जानबूझकर सुमित्रा देवी के हाथ पर चाय गिरा देती है। आह, पागल हो गई है क्या तू? अंधी है क्या? मेरा हाथ जला दिया। ओहो, आई एम सो सॉरी माँ जी, वो मैंने देखा नहीं, गलती से हो गया। आपने ऐसा कीजिए, जाकर ठंडे पानी से धो लीजिए, एकदम ठीक हो जाएगा। तूने ये जानबूझकर किया है ना चुड़ैल, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। माँ जी, अगली बार मेरी देवरानियों पर कुछ भी गिराने से पहले याद रखिएगा। सुधा वहां से चली जाती है। सीढ़ियों पर खड़ी निहारिका और राधिका ये सब देख रही थी। दीदी, जेठानी जी तो बिल्कुल हमारी माँ जैसी है, वो सच में बहुत अच्छी है। रात का समय हो जाता है। निहारिका और राधिका अपने कमरे में खड़ी थी। अभिषेक और सतीश उन पर बहुत चिल्ला रहे थे। तू सीधे तरीके से साइन करेगी या नहीं? दिमाग खराब करके रख दिया है तुम दोनों बहनों ने। अरे आज तो इनसे जबरदस्ती साइन करवा कर ही रहेंगे भैया। तभी सुधा हाथ में एक मोटा सा डंडा लेकर वहां आती है। हाथ नीचे कर लो अभिषेक, वरना कसम से ये हाथ दोबारा उठाने लायक नहीं बचेंगे। भाभी, आप बीच में बंद पड़िए, ये हमारा हस्बैंड वाइफ का पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर माय फुट? औरतों पर हाथ उठाना मर्दानगी नहीं, तुम्हारी घटिया सोच की निशानी है। निकलो यहाँ से, नहीं तो चलने लायक नहीं छोड़ूंगी। अभिषेक और सतीश डरकर वहां से चले जाते हैं। जेठानी जी, आई एम सो सॉरी, उस दिन हमने आपको बहुत उल्टा सीधा बोला था। सच में आप तो बहुत अच्छी हैं। इट्स ओके निहारिका, पर तुम लोग इतना कमजोर क्यों बन रही हो? ये लोग बहुत गिरे हुए हैं, तुम्हें थोड़ा स्ट्रांग बनना होगा। लड़ना सीखो अपने हक के लिए। हम कैसे लड़े? हम तो इस घर में एकदम अकेले हैं। अकेले नहीं हो, तुम्हारी जेठानी तुम्हारे साथ है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और अगर अगली बार ये तुम पर हाथ उठाए तो पीछे मत हटना, पलटकर जवाब देना। हम औरतें हैं और औरत किसी से कम नहीं होती। अगले दिन सुधा किसी काम से घर के बाहर गई हुई थी। सुमित्रा देवी को मौका मिल जाता है और वो निहारिका और राधिका को एक कमरे में बंद कर देती है। बहुत जेठानी जेठानी करती हो ना, आज वो तुम्हारी जेठानी घर पर नहीं है। आप देखती हूँ आज कौन बचाता है तुम्हें। सुमित्रा देवी कमरे के दरवाजे पर ताला लगाकर वहां से चली जाती है। निहारिका और राधिका बहुत रोती हैं और मदद मांगते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। सासू माँ, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, प्लीज, हमें यहाँ डर लग रहा है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। रात को जब सुधा घर लौटती है तो उसे राधिका और निहारिका के रोने की आवाज आती है, तो वो जल्दी से उस कमरे के पास जाती है। निहारिका, राधिका, तुम लोग अंदर हो क्या? सुधा जल्दी से उस कमरे का दरवाजा खोलती है। निहारिका और राधिका की हालत बहुत खराब थी। वो उन्हें जल्दी से अपने कमरे में ले जाती है और उन्हें पानी पिलाती है। शांत हो जाओ, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। मुझे बताओ क्या हुआ था? किसने बंद किया तुम दोनों को उस कमरे में? माँ जी ने हमें सुबह से उस अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था, कहा कि जब तक साइन नहीं करोगी भूखी प्यासी यही मरोगी। ये बुढ़िया तो सच में पागल हो गई है पैसों के लालच में। तुम लोग यही रुको, मैं अभी आती हूँ। सुधा गुस्से में सुमित्रा देवी के पास जाती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई उन लड़कियों को जानवरों की तरह अंधेरे कमरे में बंद करने की? आप लोग इंसान है या राक्षस? अपनी जबान नीचे रख बहू, जो रौब तो दिखाती है ना, वो तेरे बाप के पैसों का है। कान खोल कर सुन ले, हम भी किसी से कम नहीं। अगर तेरे घर वाले खतरनाक है तो हम भी कम खतरनाक नहीं। हमारे और उन अनाथ लड़कियों के बीच में था। बीच में मैं नहीं, आप लोग आ रहे हैं। कान खोलकर आप सुन लीजिए माँ जी, आज के बाद अगर आपने उन दोनों लड़कियों को परेशान करने की या डराने की कोशिश भी की ना, तो बहुत बुरा होगा। मैं पुलिस बुलाकर आप सबको जेल की हवा खिला दूंगी। तू मुझे धमकी दे रही है? धमकी नहीं, वार्निंग दे रही हूँ। कुछ दिनों बाद श्रुति का बर्थडे आता है। घर में पार्टी का माहौल था, बहुत सारे लोग आए हुए थे। सुधा श्रुति के लिए कोई स्पेशल गिफ्ट लेने मार्केट गई है। तभी सुमित्रा देवी निहारिका और राधिका के पास आती है। चुपचाप ये कपड़े पहन लो दोनों। आज पार्टी में तुम दोनों कोई सज धज कर नहीं आओगी। ये गंदे कपड़े पहनोगी और सारे मेहमानों को नौकरों की तरह खाना सर्व करोगी। अगर किसी ने पूछा तो कहना तुम इस घर की नौकरानियां हो। पार्टी शुरू हो जाती है। निहारिका और राधिका मैले कुचैले कपड़े पहनकर सभी को खाना सर्व करने में लग जाती हैं। अरे श्रुति, ये कैसी अनपढ़ गवार नौकरानियां रख ली है तुम्हारी मॉम ने। कपड़े देखो इनके। अरे ये नौकरानियां नहीं, मेरी नई भाभियां हैं। बस गांव की है ना, तो इनका स्टैंडर्ड ही ऐसा है। तभी सुधा वहां आती है। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा गिफ्ट था। सुधा ने निहारिका और राधिका की हालत देख ली थी। ये हो क्या रहा है?
सुधा गिफ्ट जमीन पर फेंक देती है। आप लोग खुद को हाई क्लास सोसाइटी का बोलते हैं ना? आप लोगों को शर्म नहीं आती? ये दोनों इस घर की बहुएं हैं और आप लोग इन पर हंस रहे हैं, इनका मजाक बना रहे हैं। गेट आउट, सब के सब अभी इस घर से बाहर निकलिए। भाप, आप मेरी पार्टी खराब कर रही हैं। शट अप श्रुति, अब कोई नहीं बनेगी तेरी पार्टी वाटी। जा चुपचाप अपने कमरे में चली जा। और माँ जी, आपको तो शर्म नाम की चीज ही नहीं है ना? अपने घर की बहुओं को नौकरानी बना दिया। इतना गिरा हुआ परिवार मैंने आज तक नहीं देखा। ये बोलकर सुधा निहारिका और राधिका को अपने साथ ले जाती है। रात हो जाती है। एक कमरे में सुमित्रा देवी, प्रताप सिंह, अभिषेक, सतीश, श्रुति और आलोक बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। बस अब बहुत हो गया। इस सुधा महारानी ने तो हमारी नाक में दम करके रख दिया है। जब तक ये घर में है वो दोनों लड़कियां पेपर्स पर कभी साइन नहीं करेगी। अब हमें कुछ ऐसा तगड़ा प्लान करना होगा कि वो दोनों खुद आकर साइन करें। माँ, एक आइडिया है। लड़कियाँ कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, इमोशनल फूल जल्दी बन जाती हैं। हम इन दोनों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं ना। हाँ, ये आइडिया सही है। बिल्कुल। तुम दोनों कल जाकर उन्हें डिवोर्स की धमकी दो। उन्हें डराओ कि अगर पेपर्स पर साइन नहीं किए तो तुम उन्हें छोड़ दोगे। जब शादी टूटने का डर लगेगा ना, तो इन दोनों की अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। अगले दिन का समय है। निहारिका और राधिका अपने कमरे में थी। तभी अभिषेक और सतीश वहां आते हैं। निहारिका, अगर तुमने कल सुबह तक उन प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन नहीं किए तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और ये हमारा फाइनल डिसीजन है। व्हाट? डिवोर्स? अभिषेक जी, आप उस जमीन के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ दोगे? सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, हम तुम दोनों पर कोर्ट में ऐसे झूठे कैरेक्टरलेस होने के इल्जाम लगाएंगे कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगी। पूरे गांव में तुम्हारी ऐसी बेइज्जती होगी। प्लीज सतीश जी, ऐसा मत कहिए। हम साइन कर देंगे। तभी सुधा वहां आती है। उसने सब कुछ सुन लिया था। शट अप, एक वर्ड और मत बोलना तुम दोनों। भाभी, आप अगर तुम इन दोनों को डिवोर्स देना चाहते हो ना तो शौक से दे दो, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुमने डिवोर्स फाइल किया उसी दिन मैं तुम दोनों और इस पूरी फैमिली पर डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटल हैरेसमेंट का पुलिस केस कर दूंगी। चक्की पीसते रह जाओगे दोनों। अभिषेक और सतीश डरकर वहां से चले जाते हैं। यार, तुम दोनों ये सब क्यों सहन कर रही हो? इन पर पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं कर देती? ये लोग इसी लायक है। नहीं जेठानी जी, ये लोग लालची है, घटिया है, लेकिन है तो हमारी फैमिली ही। हम पुलिस कंप्लेन करके अपने घर की इज्जत सड़क पर नहीं उछाल सकते। सच में यार, तुम दोनों बहुत ज्यादा अच्छी हो। रात को एक कमरे में सुमित्रा देवी, प्रताप सिंह और अभिषेक, सतीश और श्रुति फिर से इकट्ठा होते हैं। डिवोर्स वाली धमकी भी काम नहीं आई। उस महारानी ने फिर से हमारा प्लान फ्लॉप कर दिया। तो क्या हुआ? इस बार हम ऐसा इमोशनल ड्रामा करेंगे कि सुधा भी कुछ नहीं कर पाएगी। हम नाटक करेंगे कि हमारा सब कुछ डूब गया है और हम लोग एकदम सड़क पर आ गए हैं। डैड, क्या आइडिया है? वो दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा भोली और इमोशनल हैं, वो तुरंत पिघल जाएंगी। बिल्कुल, हमें बस इसी बात का फायदा उठाना है और पेपर्स पर साइन करवा लेना है। और वैसे भी कल सुधा अपने मायके जा रही है, उसके यहाँ न होने से हमारा काम और आसान हो जाएगा। अगले दिन हॉल में सुमित्रा देवी, प्रताप सिंह और तीनों बेटे जमीन पर बैठकर रो रहे थे। आवाज सुनकर निहारिका और राधिका वहां आती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारा सब कुछ चला गया। अब हम सड़क पर आ गए। माँ जी, क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों रो रहे हैं? अरे बहू, बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया है। घर, गाड़ी सब नीलाम होने वाला है। कुछ ही देर में बैंक वाले आ जाएंगे और हमें धक्के मारकर इस घर से निकाल देंगे। राधिका, प्लीज, अब तुम दोनों ही हमें बचा सकती हो। अगर तुम पेपर्स पर साइन कर दोगी तो हम वो जमीन बैंक वालों को देकर अपना घर और ये इज्जत बचा लेंगे। प्लीज साइन कर दो। निहारिका और राधिका ये सब सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती हैं। निहारिका रोते हुए प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करने ही वाली होती है कि तभी वहां सुधा आ जाती है। स्टॉप निहारिका, पेन नीचे रखो। जेठानी जी, आप वापस आ गए। डैड का बिजनेस डूब गया है, हम सड़क पर आ गए हैं। अरे मेरी भोली देवरानी हो, ये लोग सड़क पर नहीं आए, ये बस घटिया ड्रामा है। अच्छा बाबूजी, सब लुट गया ना? तो चलिए, मुझे बैंक के लीगल नोटिस और कोर्ट के पेपर्स दिखाइए। कहाँ है सबूत? वो तो अभी वकील के पास है। वाओ, क्या बात है। चलो गाइस, शो ओवर, ड्रामा खत्म। सब अपने अपने कमरे में जाओ। मुझे पहले लगा था मेरे जाते ही ये कुछ करेंगे, इसीलिए मैं जल्दी आ गई। आज टाइम पर नहीं आती तो ये सब कुछ लूट लेते। सावित्री देवी, प्रताप सिंह और तीनों बेटे वहां से चले जाते हैं। तुम लोग भी ना, ये लोग बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं। बिना सबूत के इनकी किसी बात पर इतनी जल्दी यकीन मत किया करो। रात को सुमित्रा देवी के कमरे में फिर से सभी इकट्ठा होते हैं। उस चुड़ैल ने फिर हमारा खेल बिगाड़ दिया। उसे सबूत चाहिए ना? ठीक है, इस बार हम उसे ऐसे पक्के सबूत देंगे कि वो दोनों लड़कियां तुरंत पिघल जाएंगी और वो बड़ी बहू भी कुछ नहीं बोल पाएगी। हाँ,
हम शहर के किसी वकील को पैसे खिलाकर एकदम असली दिखने वाले फर्जी लीगल नोटिस और कोर्ट के पेपर्स बनवाते हैं। अगले दिन आलोक, अभिषेक और सतीश शहर के एक शातिर वकील त्रिवेदी के पास जाते हैं और उसे अपना पूरा प्लान बताते हैं। अरे भाई देखो लड़कों, अगर फेक पेपर्स असली जैसे दिखाने हैं तो घर बिजनेस के सारे ओरिजिनल पेपर्स दो, मैं उनमें हेरा फेरी करके एकदम सॉलिड फर्जी नोटिस बना दूंगा। ये लीजिए वकील साहब, ये सब हमारे प्रॉपर्टी और घर के ओरिजिनल पेपर हैं। बस कल तक वो फर्जी नोटिस तैयार कर दीजिए। अगले दिन सुमित्रा देवी और प्रताप सिंह हॉल में जमीन पर बैठकर बहुत जोर जोर से रो रहे थे। अरे हम तो लुट गए, कोई हमें बचा लो, हमारा तो सब कुछ नीलाम हो रहा है। आवाज सुनकर निहारिका, राधिका और सुधा वहां आती हैं। ये फिर से शुरू हो गए? अरे इग्नोर करो गर्ल्स, कल का फ्लॉप शो आज फिर से रीटेलीकास्ट हो रहा है। तभी सतीश घबराया हुआ वहां आता है। डैड, मॉम, हम बर्बाद हो गए। वो जो वकील त्रिवेदी था ना, वो फ्रॉड निकला। उसका ऑफिस खाली पड़ा है, फोन स्विच ऑफ है। वो हमारे घर और प्रॉपर्टी के सारे ओरिजिनल पेपर्स लेकर भाग गया। क्या क्या बकवास कर रहा है? वाओ, क्या एक्टिंग लेवल है गाइस। तुम लोगों को तो टीवी सीरियल्स में ड्रामा करना चाहिए, क्या एक्टिंग कर रहे हो। नहीं बहू, ये कोई ड्रामा नहीं है, इस बार हम सच बोल रहे हैं। हम तो सिर्फ इन लड़कियों से साइन करवाने का नाटक कर रहे थे, लेकिन हमारे ही बिछाए जाल में हम खुद फंस गए। हमारा सच में सब कुछ लुट गया, हम सड़क पर आ गए। तभी घर के अंदर एक पुलिस वाला आता है। मिस्टर प्रताप सिंह, ये घर अब आपका नहीं है। वकील त्रिवेदी ने ये प्रॉपर्टी किसी बिल्डर को बेच दी है। आप लोगों को अभी के अभी ये घर खाली करना होगा। पुलिस वाले सभी घर वालों को घर से बाहर निकाल देते हैं। बहू कुछ करना, अपने पापा को फोन लगा, उनके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स है। 6 महीने बाद मेरी श्रुति की शादी, हम सड़क पर कैसे रहेंगे, कुछ तो हेल्प कर। सॉरी माँ जी, अब अपना कर्मा खुद भुगतिए, मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं करूंगी। सुमित्रा देवी, प्रताप सिंह और तीनों बेटे और श्रुति जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी निहारिका और राधिका एक फाइल लेकर वहां आती हैं। ये लीजिए माँ जी, इस फाइल में हमारे इस गांव वाली प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं और हमने इन पर साइन कर दिए हैं। हाँ माँ जी, आप हमारी ये प्रॉपर्टी रख लीजिए, इसे बेचकर अपना ये घर और जो भी गया है उसे वापस ले आइए। ये क्या कर रही हो बहू? हमने तुम्हारे साथ जानवरों जैसा सलूक किया, तुम्हें नौकरानी बनाया और तुम हमारी मदद कर रही हो। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, हम सच में बहुत बड़े लालची और राक्षस हैं। हमें लालच ने अंधा कर दिया था और तुम दोनों तो सच में साक्षात देवियां हो। सच में ये दोनों लड़कियां कितनी भोली और कितनी इनोसेंट है। जिन्होंने इन्हें लूटना चाहा, ये उन्हीं पर अपना सब कुछ लुटा रही हैं। प्लीज माँ जी उठिए, हमने आपको दिल से माफ किया, फैमिली में ऐसा ही होता है। सुमित्रा देवी और प्रताप सिंह रोते हुए सुधा के पास जाते हैं। बहू, हमें हमारी गलती की बहुत बड़ी सजा मिल गई है। लालच ने हमारा घर उजाड़ दिया। अगर तुम कुछ कर सकती हो तो प्लीज हमें बचा लो। ठीक है, अगर मेरी भोली देवरानियों ने आपको माफ कर दिया तो मैं भी एक मौका देती हूँ। अब मुझे यकीन है कि आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। सुधा तुरंत कमिश्नर को फोन करती है और उनसे मदद मांगती है। कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस की टीम उस वकील को एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लेती है और प्रॉपर्टी के सारे कागज वापस मिल जाते हैं। सुधा, ये तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, तूने आज हमें बचा लिया। कुछ सालों बाद निहारिका और राधिका की गांव वाली जमीन पर एक अच्छा स्कूल और एक अच्छा हॉस्पिटल बन गया था, जो कि सुधा ने बनवाया था। आज दोनों का उद्घाटन था, पूरा परिवार वहां मौजूद था। देखा गर्ल्स, मैंने कहा था ना, अच्छाई हमेशा जीतती है। थैंक यू जेठानी जी, आप ना होती तो हमारा क्या होता। आप सच में पूरे ससुराल से लड़ गई हमारी खातिर। पूरा परिवार एक साथ हॉस्पिटल और स्कूल का उद्घाटन करता है।